हेलो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है हाइस्ट्रेसिस। हिस्ट्रेसिस जब भी हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो एटॉमिक डाइपोल्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन करना शुरू कर देती हैं। मीन्स जो मटेरियल है उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m बढ़ जाएगी। और हमने क्वांटिटी डिफाइन की थी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर m की वैल्यू बढ़ती है तो I की वैल्यू भी बढ़ेगी। ओके, तो यानी जैसे जैसे हम अप्लाइड फील्ड इंक्रीज करेंगे साथ के साथ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ेगी। और अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो I की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। ओके, तो अप्लाइड फील्ड को हम H से रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो क्वांटिटी हमने पढ़ी थी, क्योंकि H किसकी प्रॉपर्टी थी? सोर्स की, मैग्नेट की प्रॉपर्टी थी। ओके, तो हम इस एक्सिस पर अप्लाइड फील्ड लेंगे और इस एक्सिस पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो कि डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ओके, तो इनिशियली जब अप्लाइड फील्ड जीरो होगा, सभी डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड होगी, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, तो आई की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो होगी। तो इनिशियली फॉर एनी मटेरियल when H equal to 0, I equal to 0। अब अगर हम अप्लाइड फील्ड इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? डाइपोल्स अलोंग द फील्ड अलाइन करना शुरू करेंगी सेम डायरेक्शन में, तो मटेरियल की डाइपोल मोमेंट बढ़ेगी, क्योंकि अगर सभी एटॉमिक डाइपोल सेम डायरेक्शन में अलाइन करती हैं तो उनकी जो डाइपोल मोमेंट्स का वेक्टर सम आएगा वो क्या होगा? ऐड हो जाएगा तो बढ़ेगा। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ मटेरियल बढ़ेगा तो I की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इस तरह से I की वैल्यू बढ़ेगी H इंक्रीज करने से। एज वी इंक्रीज H, I विल ऑल्सो इंक्रीज। एज वी इंक्रीज H, I विल ऑल्सो इंक्रीज। I की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। फिर क्या होगा? आप अप्लाइड फील्ड की स्ट्रेंथ H की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, डाइपोल्स और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन होती जाएंगी। तो एक वैल्यू आएगी मैक्सिमम अप्लाइड फील्ड की जब सभी डाइपोल्स अलोंग द अप्लाइड फील्ड अलाइन कर जाएंगी। अब उसके बाद भी अगर आप H की वैल्यू बढ़ाते हो, अप्लाइड फील्ड की वैल्यू बढ़ाते हो, तो और ज़्यादा डाइपोल्स तो है ही नहीं अलाइन करने के लिए, सभी अलाइन कर चुकी हैं, तो I की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो पहले तो बढ़ेगी, लेकिन जब सभी डाइपोल्स अलाइन कर जाएंगी ये कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद इस तरह से कांस्टेंट रहेगी, बेशक आप H बढ़ाते रहिए। क्यों? क्योंकि सारी डाइपोल अलाइन हो चुके हैं, तब और ज़्यादा डाइपोल मोमेंट बढ़ ही नहीं सकती। ओके, a value of H will be there for which I will be maximum। a value of H will be there for which I is maximum। I is maximum। If we further increase H, there will be no increase in value of I। If we further increase H, there will be no increase in value of I। There will be no increase in value of I।
लेट ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है। उसके बाद क्या करेंगे हम, H को डिक्रीज करना शुरू करेंगे तो I भी डिक्रीज होगा, और ये कुछ इस तरह से डिक्रीज होगा कि जब आपका H 0 हो गया वापस, I 0 नहीं है, वो अभी भी इसके इक्वल है। ये पॉइंट B है, तो हम इसको लिखेंगे नाउ start decreasing value of H. Now start decreasing value of H. I will also start decreasing. I will also, आपने H डिक्रीज करना शुरू किया यहां A से B तक, तो I की वैल्यू भी डिक्रीज हो गई है। ओके, तो I will also be decreasing when H equal to 0। अब आपने पॉइंट B पर जब H 0 कर दिया है, I is not equal to 0 and I equal to OB, I की वैल्यू OB के इक्वल है, and this is called रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी। क्यों? क्योंकि आपने अप्लाइड फील्ड तो 0 कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ डाइपोल्स अलाइंड हैं और इसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हुई है मटेरियल की, ऑल्दो आपने H को 0 कर दिया है। ओके, तो एंड I इक्वल टू OB, OB इज कॉल्ड रिटेंटिविटी और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो ये है O से A और A से B। उसके बाद अगर आप I को 0 करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको फील्ड अप्लाई करने का पड़ेगा, यानी H की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा, ये एक वैल्यू होगी H की लेट पॉइंट C पर OC के इक्वल, जब I की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। टू मेक I इक्वल टू 0, इंक्रीज H इन रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। Okay, the value of H equal to OC, the value of H equal to OC to make I equal to 0, to make I equal to 0 is called coercitivity of material or coercive force of material, is called coercitivity oblique coercive force of material। इसको कहते हैं कोरेसिटिविटी ऑफ मटेरियल। तो यानी कोरेसिटिविटी क्या है, रिवर्स फील्ड रिक्वायर्ड टू मेक I इक्वल टू 0। ओके, अब अगर आप फिर से H को इंक्रीज करते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, फर्दर अगर आप H की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, अब डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करना शुरू कर देंगी। तो यानी अब I की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी, इधर बढ़ना शुरू होगी, और फिर से एक सिचुएशन आएगी जब सारी डाइपोल्स फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ H अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी, यानी I की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगी। लेट ये पॉइंट आपका D है। ओके, तो इफ यू फर्दर इंक्रीज H, it will follow the curve CD। If
we further increase h, if we further increase h, it will follow curve CD, follow curve CD. ओके, अब चलिए मैक्सिमम होगी इस डायरेक्शन में भी पॉइंट डी पर। फिर से आप क्या करोगे, एच को डिक्रीज करना शुरू करोगे, तो फिर से क्या होगा, अब फिर से जीरो नहीं होगी, जैसे पहले ओ बी थी, अब ये पॉइंट ई ले लेता हूं मैं, तो ओ ई होगी, यानी अब भी रिटेंटिविटी होगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो अब हम डिक्रीज करते हैं एच को, now if we decrease h, if we decrease h, it will follow the path DE, it will follow path DE। तो यहां पर फिर से h की वैल्यू तो क्या है, जीरो है इस एक्सिस पर, लेकिन I की वैल्यू क्या है, OE के इक्वल है, OE और OB इक्वल होंगे आपके। ओके, अब क्या करना है, फिर से H को इधर इंक्रीज करना शुरू करो। अगर अब आप H को इस डायरेक्शन में फिर से इंक्रीज करेंगे तो ये इस तरह से इस पाथ को फॉलो करेगा। लेट ये पॉइंट F है, तो ये EFA को फॉलो करेगा। ओके, तो अगेन इंक्रीज इन H, अगेन increase in H will follow curve EFA, EFA। ओके, तो यानी इसमें जो I की वैल्यू है वो H के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है। तो ये जो फिनोमेना ऑफ लैगिंग ऑफ I बिहाइंड H, दिस इज कॉल्ड हिस्ट्रेसिस। तो दिस फिनोमेना ऑफ लैगिंग ऑफ I behind H is called hysteresis। तो उसको कहते हैं hysteresis। ओके, और ये जो कर्व है ABCDEFA, इसको कहते हैं hysteresis कर्व, एंड द कर्व ABCDEFA is called hysteresis curve, hysteresis curve। Area of the curve is proportional to heat energy produced per unit volume of material per hysteresis cycle। Area of hysteresis curve is proportional to heat energy produced per unit volume of material, heat energy produced per unit volume of material per hysteresis cycle, per hysteresis cycle। ओके स्टूडेंट, तो ये है हिस्टेरेसिस कर्व। तो ओबी क्या है आपका, ये है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो यानी अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना हो
तो आप क्या चाहोगे, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म उसमें ज़्यादा होनी चाहिए, सो दैट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो। और कोरोसिटिविटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, ओसी। क्यों? क्योंकि कोरोसिटिविटी क्या है, ये वो रिवर्स फील्ड है जिसके अप्लाई करने से मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा, आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यानी आप नहीं चाहेंगे कि आपके परमानेंट मैग्नेट का इफेक्ट इजीली खत्म हो, तो इस वजह से आप उसकी कोरोसिटिविटी भी हाई चाहेंगे और रिटेंटिविटी भी हाई चाहेंगे। यानी एरिया क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि रिटेंटिविटी और कोरोसिटिविटी दोनों ज़्यादा होंगी तो एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस का भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए तो आपको ऐसा मटेरियल चाहिए होगा जिसकी कोरोसिटिविटी और रिटेंटिविटी दोनों ज़्यादा हो। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए क्या होगा, देखिए एरिया किसके प्रोपोर्शनल है, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। जितना ज़्यादा एरिया उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में तो बार बार मैग्नेटाइजेशन डिमैग्नेटाइजेशन होता है, तो आप तो नहीं चाहेंगे कि उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो, तो इसलिए आप क्या चाहेंगे कि उसमें कम से कम हीट लॉस हो। तो कम से कम हीट लॉस का मतलब रिटेंटिविटी कोरोसिटिविटी कम होगी। ओके, तो उस केस में यानी आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए मटेरियल चाहिए आपको, उसमें आपको हिस्टैरिसीस एरिया कम चाहिए। परमानेंट मैग्नेट के लिए कोरोसिटिविटी रिटेंटिविटी ज़्यादा चाहिए। तो इसके बेसिस पर अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हिस्टैरिसीस कर्व। ओके, तो मैं इसके लिए इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो हिस्टैरिसीस कर्व की एप्लीकेशन, आपके पास दो मटेरियल है। एक मटेरियल है स्टील, ये स्टील का कर्व है H वर्सेस I, और दूसरा है सॉफ्ट आयरन H वर्सेस I, ये है सॉफ्ट आयरन के लिए। तो आपको डिसाइड करना है कौन सा तो इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए अच्छा रहेगा और कौन सा परमानेंट मैग्नेट के लिए। तो मैंने बताया था परमानेंट मैग्नेट के लिए कोरोसिटिविटी और रिटेंटिविटी दोनों हाई चाहिए। तो इसमें देखिए कोरोसिटिविटी भी ज़्यादा है, रिटेंटिविटी भी ज़्यादा है, तो ये तो परमानेंट मैग्नेट के लिए सही रहेगा। जबकि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या चाहिए, हिस्टैरिसीस लॉस, यानी एरिया कम चाहिए, हिस्टैरिसीस लॉस कम चाहिए। तो एरिया कम चाहिए तो सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए अच्छा रहेगा। तो हम यहां लिखेंगे मटेरियल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड हैव स्मॉल हीट लॉस पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मटेरियल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट should have small heat loss per cycle of magnetization. Heat loss per cycle of magnetization. So soft iron is better than steel to make electromagnet. So soft iron is better than steel to make electromagnet. परमानेंट मैग्नेट के लिए अब हम बात करते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए कोरोसिटिविटी और रिटेंटिविटी दोनों आपकी हाई चाहिए, तो इसलिए स्टील विल बी ए बेटर ऑप्शन।
तो नेक्स्ट पैराग्राफ हम परमानेंट मैग्नेट के लिए लिखेंगे। ए मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, ए मटेरियल फॉर मेकिंग permanent magnet should have high value of retentivity and coercitivity, should have high value of coercitivity and retentivity. So steel is better than soft iron for making permanent magnet. So steel is better than soft iron to make permanent magnet. स्टूडेंट, तो ये था हमारा टॉपिक हिस्टैरिसीस कर्व। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। दो तरह के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। नंबर वन, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इन मटेरियल में जैसे ही आप अप्लाइड फील्ड को रिमूव करोगे, मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर हो जाएगा। यानी जैसे ही H जीरो करोगे, I जीरो हो जाएगा। दे विल हैव लो कोर्सिटिविटी, लो रिटेंटिविटी एंड सो लो हिस्टैरिसीस एरिया। जैसे सॉफ्ट आयरन इज काइंड ऑफ ए सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इन दिस मटेरियल, magnetization disappear on removal of applied magnetic field. Applied magnetic field. These material should have low coercitivity and low retentivity. These material should have low coercitivity and low retentivity. और अगर कोर्सिटिविटी और रिटेंटिविटी दोनों लो होंगे तो हिस्टैरिसीस एरिया भी लो होगा। एंड ऑल्सो लो हिस्टैरिसीस एरिया, तो हिस्टैरिसीस एरिया की वैल्यू भी कम होगी। एग्जाम्पल, सॉफ्ट आयरन। तो ये है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट इज हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल।
तो नंबर 2 हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये वो मटेरियल हैं जिसमें अप्लाइड फील्ड को रिमूव करने के बाद मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होती है एकदम से, कुछ न कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होती है। तो ऐसे मटेरियल की रिटेंटिविटी हाई होगी, कोर्सिटिविटी भी हाई होगी, तो हिस्टेरिसिस एरिया भी ज़्यादा होगा। इसका एग्जाम्पल है स्टील और एल्निको। दीज मटेरियल्स retain magnetization even after removal of applied external magnetic field, they have high retentivity and high coercitivity. They have high retentivity and high coercitivity and hence large hysteresis area, large hysteresis area. Example is steel, एल्निको एटसेट्रा। तो ये है दो तरह के फेरोमैग्नेट, सॉफ्ट एंड हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है oscillations of a freely suspended magnet. Oscillations of a freely suspended magnet in a magnetic field. In a मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास एक मैग्नेट है, उसको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली सस्पेंड किया है, तो वो ऑसिलेट करेगा। तो आपने पढ़ा था जब भी हम किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क एक्ट करता है, और वो टॉर्क होता है आपका mb sin थीटा। और जब ये टॉर्क एक्ट करेगा तो इसके अपोजिट एक रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। जैसे आपने ऑसिलेशंस पढ़ी थी, ऑसिलेशंस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, मास स्प्रिंग सिस्टम, उन सभी में क्या होता है? रेस्टोरिंग फोर्स। तो इस केस में रेस्टोरिंग टॉर्क होगा। तो रेस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट टू अप्लाइड टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह से आपका रेस्टोरिंग फोर्स क्या था? इक्वल एंड अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। तो आपका जो रेस्टोरिंग टॉर्क होगा इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट मतलब यहां एक माइनस साइन आ जाएगा। ओके, तो यानी ये आपका मैग्नेट है। ओके, अगर यहां नॉर्थ पोल है, यहां साउथ पोल है, तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो आपकी साउथ टू नॉर्थ होती है। ओके, तो यानी इधर ये डायरेक्शन हो जाएगी
डाइपोल मोमेंट की, वेक्टर m की। मान लीजिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, वेक्टर b। वैसे यूजली बुक्स में क्या करते हैं, मैं जो बुक्स में डायग्राम दिया होता है कि यहाँ साउथ पोल लेते हैं, यहाँ नॉर्थ पोल, सो दैट इधर आप डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखा इसको, और इसको फिर एंगल थीटा लिखते हैं। इधर था वो डाइपोल मोमेंट, तो ये एंगल आपका थीटा हो जाता। ओके, तो टॉर्क होगा माइनस एम बी साइन थीटा, ये रेस्टोरिंग टॉर्क है। अब ये लेट ये इक्वेशन 1 है, इफ थीटा इज स्मॉल तो साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, सो टाउ विल बी माइनस एम बी थीटा। लेट ये है इक्वेशन नंबर 2। ओके, बट टॉर्क टाउ होता है आई अल्फा के इक्वल। टॉर्क टाउ इज आई अल्फा, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, बट टाउ इक्वल टू आई अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। तो टाउ की ये वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन 2 में, तो ये आ जाएगा i d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा, और d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इज माइनस एम बी बाई आई इंटू थीटा। स्टूडेंट ये कुछ वैसी ही इक्वेशन है जैसी आपने पढ़ी थी कि d2 y बाई dx स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर y। ओके, तो यहां पे ओमेगा क्या था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहां पर जो ये आपका एम बी बाई आई है, ये क्या होगा आपका ओमेगा स्क्वेयर होगा। लेट ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये SHM की इक्वेशन है जो आपने क्लास 11th में पढ़ी थी। ओके, तो हम यहां लिखेंगे इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। So motion of a freely suspended magnet in a magnetic field is simple harmonic. Sorry. So motion of a freely suspended magnet in a magnetic field is simple harmonic। अब आप इक्वेशन 3 को लिख सकते हैं d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज एम बी बाई आई और ओमेगा इज अंडर रूट एम बी बाई आई। और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, ये देखिए ये जो टर्म थी इसको मैंने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया है यहां पर। ओके, अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड भी होगा, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा आपका 2 पाई बाई ओमेगा, ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी, 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। तो ये था स्टूडेंट हमारा टॉपिक जो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है A solenoid of 500 turns per meter is carrying a current of 3 ampere. Its core is made of iron having mu r equal to 5000. Relative permeability 5000 है. Determine value of H, I and B inside core. Magnetic intensity, intensity of magnetization और magnetic field निकालना है. Number of turns per unit length 500 दिया है, करंट
3 एम्पियर दिया हुआ है और म्यू आर की वैल्यू है 5000। तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, इसको आप इक्वल रखो म्यू नॉट एच के, क्योंकि B इक्वल टू म्यू नॉट एच भी होता है, तो यहां से H आ गया आपका एन आई, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, तो H इक्वल टू एन आई। N की वैल्यू है 500, I की वैल्यू है 3, तो 1500 एम्पियर पर मीटर, ये वैल्यू H की आ गई। फिर आपके पास रिलेशन होता है म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस जीटा एम, तो यहां से जीटा एम आ गया आपका म्यू आर -1, तो 5000 -1, तो ये आ गया 4999 विच इज अप्रोक्सीमेटली 5000 itself. So mu r and zeta are almost same in this case. तो आपको निकालना है I, वेल तो जीटा m होता है आपका I बाय h, तो यहां से I आ गया आपका जीटा m इंटू एच, 5000 इंटू h की वैल्यू है 1500, तो ये आएगा 75 इंटू 10 रेज टू पावर 5, 75 इंटू 10 रेज टू पावर 5 एम्पियर पर मीटर, तो ये सेकंड रिजल्ट आ गया I की वैल्यू। फिर B निकालना है, B क्या होगा, इनसाइड द मटेरियल म्यू इंटू एच, म्यू की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी म्यू आर होता है आपका म्यू बाय म्यू नॉट, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, तो म्यू आर की वैल्यू है 5000, म्यू नोट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7 और h की वैल्यू है 1500, तो ये वैल्यूज आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 5 75 इंटू 4 300 पाई इंटू 10 रेज टू पावर 3 प्लस 2 5 और ये -7 तो -2, तो ये आ जाएगा 3 पाई टेस्ला। पाई की आप चाहें तो वैल्यू रख दो 3.14, तो एक नंबर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। तो इसके साथ ही हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। तो हम ये क्लास यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।